हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले से बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे आज 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया लट लकार पे। आप लोगों का इतना दुलार और प्यार मिला कि मुझे यह लगा कि इसको शुरू से विस्तार से पढ़ाया जाए, ताकि हमारे इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उनको सही दिशा निर्देश मिले। सबसे पहला नंबर बात आते हैं धातु पे। उसका इंग्लिश होता है इंट्रोडक्शन। किसी भी कार्य के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। अब ध्यान देने की बातें ये हैं कि जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, रतियाना, जुतियाना, ये सब लास्ट में जो ना आता है उसको हम वर्ब बोलते हैं, यानी कि क्रिया बोलते हैं, और क्रिया को संस्कृत में धातु बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं। इन्हीं को संस्कृत में मतलब क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं तथा इनके विभिन्न प्रयोग को धातु रूप कहा जाता है। इसका बहुत सारा आपको प्रयोग मिलेगा, जो उपयोग किया जाता है वो आपको मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे यानी कि एग्जाम्पल, पठ का मतलब होता है पढ़ना, लिख का मतलब होता है लिखना, हंस मतलब होता है हंसना। जिस तरह से धातु, क्रिया, वर्ब हमने अगले क्लास में आपको बताया था, शायद आपको याद है कि नहीं हमें नहीं पता, बट हमने उसमें पढ़ाया था, इतना कन्फर्म हमारे पास है। तो पठ सॉरी धातु, धातु जो है ना संस्कृत है, और क्रिया जो है वह हिंदी है, और वर्ब जो है सो इंग्लिश है। पठ का मतलब होता है पढ़ना, और रीड पढ़ना का मतलब होता है रीड। इंग्लिश में रीड होता है, हिंदी में पढ़ना होता है, और संस्कृत में पठ होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, विप धातु है संस्कृत का, और उसी को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। और रोना विप है, यानी कि उसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, विप कहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं धातु चिन्ह। हर एक चीज का अपनी एक पहचान होती है, तो धातु का भी एक अपनी पहचान होगा, उसका चिन्ह होगा। देखिए धातु चिन्ह इसी तरह का होता है। रूट अंडर में थोड़ा सा आ जाता है पट। अब आते हैं नोट्स। धातु इनकी कुल संख्या लगभग 3356 है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोट्स में 3356 धातु है लगभग। और लगभग का मतलब है कि अनुमान लगाया गया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं लकार पे। लकार इसका इंग्लिश होता है इंट्रोडक्शन। अब देखिए काल, लकार जो है ना उसको हम हिंदी में काल कहते हैं, उसी को इंग्लिश में टेंस कहते हैं, और उसी का दूसरा मतलब रूप होता है समय। समय का दूसरा रूप है टेंस। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं, लकार कहते हैं किसको भाई, तो किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। देखिए काल में, लकार में और समय में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सबका अपना अपना मीनिंग है। जैसे मान लेते हैं कि संस्कृत में हम टेंस को टेंस, जैसे इंग्लिश में टेंस को काल कहते हैं। मतलब टेंस जो है आपका, यहाँ देखिए टेंस हमने आपको उस क्लास में बताया था, टेंस इजकल टू काल, ठीक है, काल इजकल टू समय, ठीक है, इजकल टू लकार। अब ध्यान देने की बात है, ये संस्कृत में लकार बोला जाता है, काल को ही लकार बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, समय कहते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि समय को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इतना तो आप कंफर्म होंगे। लेकिन इंग्लिश में कुछ दूसरे टाइप के पढ़ाया गया है और संस्कृत में कुछ दूसरे टाइप के, हल्का सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, यानी कि लकार। अब यहाँ आते हैं लकार। तो लकार का डिफिनीशन हमने जान लिया। अब आते हैं लकार कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता मात्र 5 की पड़ती है। आप बुक्स में ट्राई ले सकते हैं। बुक्स में संस्कृत व्याकरण में आपको दिया गया है कि लकार मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन लकार को हम लोग क्लास 10th में 5 प्रकार में, मुख्यतः 5 वर्गों में बांट करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आते हैं लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल,
लोट लकार अज्ञार्थक काल, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। अब आते हैं कि लट लकार, यानी कि लट लकार वर्तमान काल। आपने ये जाना कि वर्तमान काल को ही लट, वर्तमान को लट बोलते हैं, काल को लकार बोलते हैं। यहाँ तक तो आप लोग संतुष्ट होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब आते हैं मौजूदा समय में, मौजूदा समय में होने वाले काम को लट लकार कहते हैं। देखिए, जो अभी अभी आपके सामने में कोई घटना जो घटित हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम वर्तमान काल भी कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे रिलेशन में कोई दिक्कत होगा नहीं। अब आते हैं इसकी पहचान। जब तक किसी भी चीज का पहचान नहीं दीजिएगा तो उसका अस्तित्व अच्छा से दिख नहीं पाता है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती हूँ, ते हो इत्यादि लगा रहे तो उसे लट लकार वाक्य कहते हैं। इतना अगर आपको दिख जाए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि वह जो मतलब कि वाक्य है वह वर्तमान काल का है। वर्तमान काल कहे तब या लट लकार कहे तब, बतवाई जो सेम सेम बट तो इनको डिफरेंट नहीं। अब आते हैं यहाँ पे अनुवाद का नियम। देखिए, जीवन में जब तक नियम से आप नहीं रहिएगा ना, तब तक आप कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लट लकार वर्तमान काल पे। आपने देखा होगा कि टेंस में V1, V2, V3, V4, V5 पढ़ते हैं। थोड़ा सा उस पर भी हम लोग देख लेते हैं कि वर्ब का पहला रूप, जिसे मान लेते हैं सपोज डेट गो है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है। वेंट है वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। और गॉन, GONE गॉन, गॉन यानी वर्ब का तीसरा रूप है। गोइंग ये वर्ब का क्या है? चौथा रूप है। और गोज ये जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पांचवा फॉर्म है। एक्चुअली इसका क्या होता है कि पहला फॉर्म जो होता है वर्ब अपने अस्तित्व में हमेशा प्लुरल रहता है। उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करने यानी एक वचन में लाने के लिए एस या एस जोड़ करके हम V5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। और चौथा को बनाने के लिए क्या करते हैं कि V1 में हम ING जोड़ते हैं तो वर्ब 4 का निर्माण होता है। हम उम्मीद करते हैं इससे आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है मेरे भाइयों एवं दोस्तों। अनुवाद का नियम इसका ये पढ़ना है, संस्कृत में लट लकार वर्तमान काल पुरुष यानी कि पुरुष के मतलब हमने आपको चर्चा करके दिखला दिया था। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब ध्यान देने की बातें हैं कि प्रथम पुरुष कहते किसको हैं? तो मेरे दोस्तों, आपके पास एक मुंह है और दूसरा क्या है? कान है। तो जो आपका मुंह बोलने का कार्य करता है उसको हम फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष में ले सकते हैं। आपकी जो कान है वह सुनने का काम करती है तो उसको हम क्या ले सकते हैं? मध्यम पुरुष में ले सकते हैं। और किसी के बारे में, जिस पर्सन के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन बोलते हैं। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक नेक्स्ट अगला आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि मेरे पास 3 व्यक्ति है। एक का नाम है अमित, ठीक है, एक का नाम है नसीम, ठीक है, एक का नाम है राम। अब एक बात हम बताते हैं, अमित बोलते हैं अमित सर बोलते हैं नसीम सर से कि राम जो है ना पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अमित सर बोलते हैं नसीम सर से कि राम जो है ना अच्छा स्टूडेंट पढ़ने में नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अमित का काम क्या था? मुंह बोला है। और नसीम सर जो है ना, नसीम सर का कान जो है सो सुन लिया है। ठीक है, अब देखिए, अमित सर का मुंह बोला है तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन यानी अमित सर, और नसीम सर का कान सुना है तो कौन पर्सन हो जाएंगे? सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। अब यहाँ देखिएगा, राम जो है ना किसके बारे में चर्चित हुआ? तो राम के बारे में चर्चित हुआ। तो बुआ राम जो है आपका, या मेरे दोस्तों या मेरे भाइयों या मेरे जो भी सगे संबंधियों होंगे उनके लिए यह वीडियो है। राम जो है वह थर्ड पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट में एक बार अवश्य मैसेज कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ मेरे एक मित्र हैं जो समझ नहीं पाए। चलिए अब यहाँ पर आते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ध्यान दीजिएगा, एक वचन का मतलब क्या होता है?
एक वचन मतलब एक वस्तु एक प्राणी। अब चलते हैं द्विवचन। द्विवचन का मतलब होता है दो वस्तुएं और दो प्राणियों। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आते हैं बहुवचन में तो ध्यान दीजिएगा, बहुवचन में जैसे ही हम आते हैं मेरे दोस्तों, तो वो कहता है कि नहीं, द्विवचन से जब अधिक होगे ना तो तू हमारा यहाँ आना, मतलब दो से अधिक हो तब तुम बहुवचन हो, दो से अधिक और वस्तुएं हैं तो बहुवचन में आ जाएगा। और दो से अधिक प्राणियों अगर होंगे तो वह बहुवचन में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ती पर, ती तह अंति। अब चलिए सी थ आमी आवह आमह। अब चलते हैं अनुवाद का नियम। जिस तरह से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होता है उसी तरह से ट्रांसलेट इनटू संस्कृत होता है। अब यहाँ पर आते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कोई दिक्कत? अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें ये देख लेते हैं स का मतलब क्या होता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों बहुत ही इजी है। स का मतलब होता है वह, स का मतलब होता है वह, तौ मतलब होता है वे दो, तौ मतलब होता है वे दो, ते मतलब होता है वे सब, तौ मतलब होता है, तौ मतलब वे दो, ते मतलब वे सब। अब ध्यान दीजिएगा, त्वम मतलब होता है आप, त्वम मतलब होता है आप, तुम। देखिए तुम बोलिए आप बोलिए कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट अगर हम किसी को तुम बोल देंगे ना तो उसको बुरा लग जाएगा, खराब लग जाएगा। लेकिन संस्कृत में या इंग्लिश में जो तुम के जगह पर आप बोलिए, यू बोलिए, बोथ आर सेम मीनिंग। बट हिंदी में आप तुम नहीं बोल सकते हैं किसी को, अपने से बड़ों के साथ आप आपका प्रयोग कर सकते हैं। युवाम जो है ना, अब ध्यान दीजिएगा, युवाम जो है, युवाम का मतलब होता है तुम दो लिखिए तब, चाहे आप दो लिखिए तब। ध्यान दीजिएगा, युवाम तुम दो आप दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आइएगा, आप लोग, ध्यान दीजिएगा, आप लोग रहे तब, आप लोग रहे तब या आप सब रहे तब, बोथ आर सेम मीनिंग, यूयम होता है। अब यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ अहम, अहम का मतलब होता है मैं, अहम का मतलब क्या होता है मैं। आवाम मतलब होता है हम दो, आवाम मतलब होता है हम दो। वयम मतलब होता है हम सब, हम सब बोलिए तब, चाहे हम लोग बोलिएगा तब, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, आखिर इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे फ्रेंड्स या जो भी मेरे लोग इस वीडियो को देखेंगे स्टेटस पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे, कोई भी एवरीथिंग, कहीं किसी भी साइट से, तो थोड़ा सा कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें आपकी जो समस्या आ रही है उस समस्या को हम समाधान करने में अपने आप को, मतलब कहीं से भी हमको ये न लगे कि हाँ इस वीडियो में कहीं से कोई कमी है, और कमी होता है तो कमेंट अवश्य करें। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मात्र मैं 2 से 3 मिनट का वक्त लूँगा। अब ध्यान देने की बातें हैं कि संस्कृत का ट्रांसलेशन कैसे बनता है, यानी अनुवाद कैसे होता है। तो देखिएगा, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। अब ध्यान देने की बातें हैं कि अगर सेंटेंस दे दे कि वह पढ़ता है, देखिए वह पढ़ता है, तो इंग्लिश में इसका हो जाता कि ही रीड्स। लेकिन हमें इंग्लिश तो पढ़ना नहीं है, हमें तो पढ़ना है संस्कृत। तो देखिए वह जो है ना, वह का लिखता है सह, तो आप उठा के ले आइए, यहाँ लिखिएगा सह। अब जब सह उठाए हैं तो प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष एक वचन से आप उठाए हैं सह, तो यहाँ पर जब आइए